फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी अपन पृष्ठ क्रमांक 15 से अध्ययन करने वाले हैं। झट से अपना पृष्ठ क्रमांक 15 खोलिए। इससे पहले हमने पढ़ा, जब दोस्तों ने मिलकर के घर जाने के लिए बस की यात्रा करना तय किया, उस समय लोगों ने मना किया कि इस बस से यात्रा करना समझदार लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लेखक ने कुछ तरह देकर के उनको शांत कर दिया। लेकिन जब लेखक बस स्टैंड जाकर के बस में बैठते हैं तो उनको पता चल जाता है कि लोगों ने यहाँ से इस बस में जाने से मना क्यों किया। लेकिन लेखक के कुछ दोस्तों को दूसरे दिन काम पे जाना था, इसलिए उनको इसी बस से जाना तय हुआ। इससे आगे हम पढ़ रहे हैं, लेखक और उनके द्वारा बस के हिस्सेदार के बीच में जो बातचीत हुई उनका भी वर्णन हमने सुना। अब अपन बस में बैठ गए हैं, बस रवाना हो गई है और उसके बाद में किस प्रकार की वहां बातचीत होती है, किस प्रकार वो अनुभव करते हैं, बस में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उनका वर्णन आज हम करने वाले हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अक्षय जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। उस समय जब वो लेकर उस बस में बैठे और बस में किस प्रकार की क्या हलचल हुई उसका वर्णन करते हुए लेकर कहते हैं कि गांधी जी ने जिस प्रकार ऐसे आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उन आंदोलन से बस ने भी प्रेरणा ली होगी कि वह भी ऐसे कर रही थी। हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में वह ऐसे कर रही थी और ऐसे के साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कर रही थी। अवज्ञा आंदोलन वो सविनय पूर्वक, विनय पूर्वक हमारी जो आज्ञा थी उसका पालना नहीं कर रही थी। सीट का बॉडी से ऐसे चल रहा था, बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही थी, सीट पीछे की तरफ बढ़ रही थी। यानी सीट और बॉडी के बीच में तालमेल नहीं था। जिस प्रकार खटारा बस होती है उसमें अपन जब चढ़ते हैं तो उसके प्रत्येक पार्ट किस प्रकार हिलते हैं, ऐसा ही इस बस का वर्णन हो रहा है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, तो कभी लगता कि बॉडी आगे निकल गई है और सीट पीछे रह गई, ऐसा भी वर्णन हो रहा है। और सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है। लेकर कहते हैं हमें काफी देर चलने के बाद ये ध्यान में आया कि बॉडी और बस के बीच में जो हमारा भेदभाव था वो मिट गया। हम दूर बैठे थे, लग रहा था कि कांच हमारे लग जाएंगे, इसका वर्णन पहले हुआ था, इसलिए हम दूर हटे थे, इन उससे भेद किया, दूर हटे। लेकिन बस के चलने से, सीट आगे पीछे होने से ये सारे भेद मिट गए। जहां हम दूर हट रहे थे वो नजदीक ले जाकर डाल दी थी, ऐसा हो रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी निश्चित हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, पास में रखा और नली से इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध किसी से लगाती है, ऐसा हिस्सेदार भी करेगा। क्योंकि हो सकता है इंजन खराब हो जाए, जिसके बाद में ये भी नौबत आ सकती है।
बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत भुलाने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। हरे भरे पेड़ थे, प्रकृति का दृश्य लुभावना था, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं इन प्रत्येक पेड़ को दुश्मन मान रहा था। क्यों? क्योंकि बस उससे टकराएगी और हमारे परिणाम हो सकते हैं। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस धोखा लगा आएगी, तो नहीं डुबकी लगाना, बस डुबकी लगा सकते हैं। इस प्रकार एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अपने के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। यानी हिस्सेदार बस की बड़ाई कर रहा था कि बस तो बहुत ही अच्छी है, 1 नंबर की बस है, अच्छा इसका तालमेल अच्छा है। लेकिन आज हमारा स्वयं भी ऐसा है कि ये बस इस प्रकार की होगी। क्षीण चांदनी में थोड़ी रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, दया करने योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठी हो। जिस प्रकार बुढ़ी महिलाएं थक कर के बैठती है, उस समय उसका किस प्रकार का शरीर और उसका वर्णन होता है, ऐसा वर्णन किया गया है कि बस एक बुढ़ी महिला की तरह पड़ी है और हमें भी अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी, ग्लानि स्वयं पर शर्म महसूस हो रही थी कि ऐसी वृद्धा महिला बस कर जिसको दर्द हो रहा होगा, ऐसे के ऊपर हमें वर्णन यात्रा नहीं करनी थी, ऐसा सोचकर हमें भी ग्लानि हो रही थी। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस व्यावन में हमें उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यदि इसका परिणाम हो गया, परिणाम देवी इसका शरीर इन्होंने छोड़ दिया, तो इस व्यावन के जंगल उजाड़ में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी चली थी। अब ये 30 दिनों को दौर आ गई। पहले पेट्रोल खत्म हो गया, उसके बाद जब पेट्रोल चलता है, जैसे डीजल और इंजन है ये जो चलाने काम आते हैं, पहले पेट्रोल की टंकी निषेध हो गया था, तो फिर बस बंद हो गई और अब बस की रोशनी भी चलेगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर रह गई थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही जो आज तेरी उम्र है। ऐसी उम्र में हम जब थी बहुत तेज चलती थी, अब हमारी वो उम्र नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे, एक टायर फिस करके बैठ गया, टायर पंचर और हो गया। वह बहुत जोर से लेकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उस तरह की इसी भावना दुर्लभ है। दुनिया की भावना हर किसी में नहीं मिलती है। बस के प्रति लगाओ। सोचता इस आदमी विश्वास और बल का भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे साहसी व्यक्ति को शहीद होना चाहिए या उसको क्रांतिकारी मानना चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता माए बसरे उसका इंतजार करते। कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ऐसा महान व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे इस व्यक्ति के लिए देवता भी माए फैला करके आते। दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने के लिए छोड़ दी थी। पन्ना से 17 किलोमीटर तक जाती थी, वहां पहुंचने के लिए ट्रेन जाती थी, तो पन्ना पहुंचना जरूरी था, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रेन तो पहले निकल चुकी थी।
फिर कहते हैं कि हमें अभी पहुंच टाइम पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, वरना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमने सारा कुछ जो हमारे अंदर भावनाएं थी वो सारी यहाँ खत्म हो चुकी थी। हमें तो जहाँ पहुंचने की जो ललक थी वो वहां पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा हमने जो उम्मीदें थी वो सारी छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रणाम करना है, उस लोग को जाना है जहाँ सभी जाते हैं। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेटा भी हमारी जो बेचैनी थी वो चली गई, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह, इत्मीनान की तरह यानी बहुत ही शांति से घर की तरह वहां बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार की ये एक यात्रा का सफर है। बस की यात्रा बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ के माध्यम से हमारे अंदर जो पाठ चल रहा है उस पाठ के प्रश्नोत्तर भी हमें करने हैं। इसके लिए इस प्रश्नोत्तरों को हम पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेजेंगे। आप सभी इस पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हुए कर लें। साथ ही साथ ये जो सप्ताह तैयारी भी करने हैं, स्रोत की दृष्टि से हमारे शब्द है वो 4 भागों में है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? 4 भेद है। 4 भेदों को स्रोत की दृष्टि से देखना। उस शब्द विदेशी शब्द है जो हमारे सामने शीट है, बॉडी है, ट्रेनिंग है, बस, स्टडी, फर्स्ट क्लास, इन शब्दों को भी आप विदेशी शब्द है। और भी आप ऐसे कुछ शब्द इस पाठ में आए उनको लिखना। और कुछ आंदोलन ऐसे आंदोलन आंदोलन कब हुआ, किसने किया, इसका भी वर्णन आप 4 टिप्पणी है जो इन टिप्पणियों के ऊपर भी आप वर्णन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।